सभी को राम राम। अरे भैया सभी को राम राम। हाँ, अभी कल जो हम पढ़े थे, कल की क्लास में राहुल रतन सिंह को पढ़ा, चित्तौड़ युद्ध की बात की, अलाउद्दीन खिलजी की बात की, पद्मिनी को पाने की उसकी लालसा देखी आपने, है ना। अब उसी चित्तौड़ के युद्ध में सिसोदा ग्राम का एक सामंत था जिसका नाम लक्ष्मण सिंह था। क्या था? लक्ष्मण सिंह। थोड़ी सी मैं वास्तविकता से रूबरू करवाता हूं कि आपने रावल शाखा देखी और रावल शाखा के बाद राणा शाखा का कैसे उदय हुआ होगा, राणा शाखा कैसे अस्तित्व में आई होगी, और राणा शाखा को अपन देखेंगे बारीकी से। एक एक चीजें आपको ध्यान से समझनी है। तो हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी वहीं से थोड़ा सा वापिस से रावल शाखा में चलते हैं। आपने पढ़ा था रण सिंह। क्या पढ़ा था? रण सिंह। और इस रण सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम क्षेम सिंह था और एक का नाम राहब था। इसके दो पुत्र हैं सब। एक का नाम क्या बता रहा हूं मैं? इसके दो बेटे, एक का नाम क्षेम सिंह और एक का नाम है राहब। क्या नाम है? राहब। एक क्षेम सिंह है, एक राहब है। और क्षेम सिंह यहां पे रावल शाखा के संस्थापक है और इनकी उपाधि भी रावल थी। और रावल शाखा के अंतिम शासक की बात किए हम, रावल शाखा के अंतिम शासक, रावल शाखा के अंतिम शासक हमने पढ़ा। तो कल पढ़ा था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह पढ़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये राहब जो थे इन्होंने एक गांव बसाया था, उस गांव का नाम था सिसोदा गांव। क्या था? सिसोदा ग्राम बसाया था। तो इस राहब के जो वंशज थे वो इस चित्तौड़ वाले राजाओं के अधीन ही काम करते थे, चित्तौड़ के राजाओं के अधीन ही काम करते। जैसे ये चित्तौड़ दुर्ग है मान लो, और इस चित्तौड़ के चारों ओर के जो गांव बसे होते थे उनके ऊपर राज होता था इनके सामंतों का। सामंत राज किया करते थे। राव भी उनमें से एक, राव ने एक सिसोदा ग्राम बसा था। इसी का एक वंशज है जिसका नाम है लक्ष्मण। कौन है? लक्ष्मण, जो रावल रतन सिंह के साथ चित्तौड़ युद्ध में मारे जाते हैं। जो कल हमने चित्तौड़ का युद्ध पढ़ा था 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है। तो इस सिसोदा ग्राम वाले जो सामंत लक्ष्मण जो हैं, लक्ष्मण सिंह, वो भी इस युद्ध में, चित्तौड़ के युद्ध में भाग लेते हैं। और इस लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र भी साथ थे। युद्ध में 7 पुत्र भी साथ थे, परंतु उसमें से 6 पुत्र मारे गए और एक पुत्र बचा अरी सिंह, अजय सिंह। यानी इस लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, इन 7 पुत्रों में से 6 पुत्र मारे गए। किस युद्ध की बात कर रहा हूं? चित्तौड़ युद्ध में लक्ष्मण भी मारा गया और लक्ष्मण के 6 पुत्र भी मारे गए। वहीं से होती चित्तौड़ के युद्ध से इनकी कहानी शुरुआत होती है। और आपको पता है कि चित्तौड़ का जो था, चित्तौड़ दुर्ग जो था, वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक खिजर खां को बनाया और उसके बाद मालदेव सोनगरा के भाई मूछेला मालदेव या मालदेव सोनगरा को बनाया। ये बात हम पढ़े थे। उसके बाद मालदेव ने अपने पुत्र बनवीर को वहां का प्रशासक बनाया, बनवीर को। ये बात मैंने कल की क्लास में भी आपको रिवाइज बताई थी। अब यहां से कैसे अस्तित्व में आया होगा, अमीर किसका बेटा था, वो बातें जानने का प्रयास करेंगे अपन। इस लक्ष्मण के 7 पुत्र हैं, उसमें एक पुत्र का नाम अरी सिंह है और एक पुत्र का नाम अजय सिंह है। अरी सिंह और अजय सिंह, अरी सिंह और अजय सिंह इसके 2 पुत्र हैं। एक का नाम है अरी सिंह और एक का नाम है अजय सिंह। अरी सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं
और अजय सिंह अपने भाई को प्राणों को नहीं बचा पाते। युद्ध के अंदर हरि सिंह घायल हो जाते हैं। अजय सिंह अपने भाई को बचाने हेतु प्रयास करता है, परंतु हरि सिंह कहता कि तू भाग यहां से, अलाउद्दीन खिलजी यहां पे तेरी हत्या कर देगा और सिसोदा ग्राम में तू तेरी भाई, तेरे बाबी और भैया छोरों को ध्यान रखे। हरि सिंह इस बात को, और इससे हरि सिंह ने वचन भी लिया था कि आप वचन दो कि मेरे बाद में मेरा जो बेटा है हमीर, उस हमीर को आगे आप ध्यान रखो, उसे सामंत बनाओगे। अजय सिंह ये वचन दे करके चल पड़ा और भाई और बाबी ने, आपके भतीजे ने हरि सिंह का पुत्र हमीर, हरि सिंह का पुत्र है अमीर और अपनी भाभी सा उर्मिला को लेकर, किसको? उर्मिला, भाभी सा को नाम क्या हो? उर्मिला। उर्मिला को लेकर एक सुरक्षित स्थान पे चला गया। कौन है? अजय सिंह। अब अजय सिंह के भी दो बेटे। अब अजय सिंह जो तीन का लालन पालन करता है, एक तो था हमीर और एक था अजीम सिंह और एक था सुजान सिंह। सुजान सिंह और अजीम सिंह इस अजय सिंह के बेटे। किसके? अजय सिंह के। अब इसका एक बेटा है जिसका नाम है हमीर। क्या नाम है? हमीर। और इनके दो पुत्र हैं जिनका नाम है, एक का अजीम सिंह, अजय सिंह का बेटा एक अजीम सिंह और दूसरे बेटे का नाम है सुजान सिंह। क्या नाम है? सुजान सिंह। अब यहीं से आगे कहानी शुरू होती है। हरि सिंह और हमीर पे बात करते हैं थोड़ा। ये हरि सिंह की कहानी भी है। उर्मिला कौन थी? उर्मिला से अमीर जो जन्मा, उस अमीर की कहानी क्या थी? अब मैं थोड़ी सी इनकी कहानी बता रहा हूं आपको। कहते हैं कि लक्ष्मण का बेटा जो हरि सिंह था, वो एक बार शिकार पे गया हुआ था, अपने साथियों के साथ शिकार खेलने चला गया और उस समय जंगली सुअर बड़े परेशान करते थे। जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए हरि सिंह वहां से चल पड़ा। कहते अपने मित्र मंडली के साथ था शिकार खेलने और वहां पे एक मक्का का खेत था। मक्के के खेत में वहां से पीछा करते करते, एक सुअर का पीछा करते करते मक्के के खेत में जा पहुंचा। अब मक्के के खेत के अंदर एक युवती मचान के ऊपर बैठी थी। कौन है? युवती मचान पे बैठी रही। जैसे ही तीर मारा उसे सुअर को, तो सुअर तीर लग करके उसे मक्का के खेत में जा पहुंचा। मक्का के खेत में जा पहुंचा। अमीर पीछे पीछे, अरे बोले कड़ा से आवना डाकी साहब, हमारी खेती उजाड़ा वो। अरे सिंह सोची यार लोग आई कौन है भाई जो तने रुक के, तू तो सामंत बड़नाड़ो है, सामंत को बेटो है तू तो। जबकि उसका पिता कौन है? लक्ष्मण सिंह। ऊंद रोक दियो, रुक थ्यावस कर, और जी को सूर है ना, मैं पकड़ के ले आऊं, तू बेट, तुम्हारी खेती को नाश करोगे। तो कहते उस युवती ने उस सुअर को तीर से मार करके घींस के ले आके हरि सिंह का आगे घेर दिया। हरि सिंह बोचको की बड़ी वीर है तो वापिस आगे चलते गए। शाम को जब आया तो वापिस वही युवती, एक शिकारियों का ग्रुप था, पहाड़ी की तलहटी में शिकारी पक्षियों का शिकार करने के लिए तीर चला रहे थे और ये बात उस युवती ने देखी। अब युवती इस बात को देखती है कि शिकारी पक्षियों का शिकार करे तो ऊपर से वो पत्थर फेंक रही थी, पत्थर ऊंचाई से, और पत्थर जो आके पेड़ों से टकरा रहे थे तो पक्षी उस आहट को सुन करके उड़ते जा रहे थे। एक पत्थर जाके शिकारी को घोड़े का लग गयो। क्या लग गयो? शिकारी का घोड़ते का जय लग गयो, घोड़ते को पैर टूट गयो। युवती बड़ी विनम्र भाव से उस शिकारी से प्रार्थना करे कि मन क्षमा करो, मैं थारे घोड़े को पैर कौन तोड़ना चाहे। ये दृश्य भी हरि सिंह देख रहा है। हरि सिंह इस विनम्रता और उस वीरता से कायल हो गया। क्या समझ रहे हो? घायल हो गया ऐसा, उस युवती का दीवाना हो गया। दो बातें देख करके, एक उसकी वीरता को और एक इसकी विनम्रता को देख करके हरि सिंह चल पड़ा। दिमाग में आयो, घरा पूछो शाम कर भाई ला नींद क्या भी आओ। दिमाग में बे इधर से चले, एक तो शिकार आड़ो और एक उनकी विनम्र भाव को। भाई ला नींद को नहीं। दूसरे दिन पत्तो एड्रेस ढूंढना शुरू करे, कर बा है कड़े के एड्रेस पतो जी आजकल टावर 4-5 गेड़ा मारे, तो एड्रेस ढूंढना शुरू करे। दूसरे दिन पतो चले हो कि या तो एक सामान्य राजपूत चौहान की लड़की है, आगले के गेड़ा चले गए। हरि सिंह उसके घर चला गया, बोले साहब मैं तो लक्ष्मण सिंह को बेटो और था छोरी से ब्याह करना चाहूँ। अब भाई इसी के वो कहा था अगले राजपूत चौहान की जो मना कर दे, क्योंकि सामंत का बेटा था
और वो एक सामान्य सा किसान था। उसने कहा साहब ले जाओ अभी अरी सिंह उर्मिला से क्या कर ली शादी। उर्मिला नाम था उसका। अरी सिंह से क्या, अरी सिंह ने उर्मिला से शादी कर ली और शादी करके आपके घर ले आए। घर ले आओ तो माँ बोली टिंगर तेरी कुटाई होगी, तेरा बाप ने बेरू पट्टियों ने तो सागर तेरी भी खालता रखो और मेरी भी खैर कुल, तू अन लेके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। कहते हैं कि बाद में अरी सिंह उसको लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पे चला गया। वहीं उसके एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम अमीर था। अमीर जन्मा। और जब चित्तौड़ का युद्ध हुआ उस समय अमीर मात्र 12 साल का था। कितने साल का? 12 साल का। अपने पिता की मृत्यु जब हुई थी चित्तौड़ के युद्ध में अरी सिंह की, तब ये मात्र महज 12 साल के थे। उर्मिला और अमीर को अजय सिंह किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और वह उनकी रेख देख करते हैं। अब दो बेटे हैं इसके अजय सिंह के, एक अजीम सिंह और एक है सुजान सिंह। अब कैसे ये सिसोदा ग्राम का सामंत बना, ये बात बताने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पूरी ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं अजय से। किसकी? अजय सिंह। अजय सिंह सिसोदा ग्राम के सामंत है। भाई के बाद सामंत कौन बना? अरी सिंह के बाद। अरी सिंह के बाद सामंत बनना तो चाहिए हमीर, पर छोटा था और सामंत है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। और अजय सिंह इस सामंत को पहाड़ी क्षेत्र के जो सरदार थे वो बड़े परेशान करते थे। पहाड़ी क्षेत्र के सरदार थे वो बड़े परेशान करते थे। एक केलवाड़ा का एरिया पड़ता है उदयपुर में, वहां का एक सरदार था पहाड़ी क्षेत्र का जिसका नाम था मंजू बालेचा। क्या नाम था? मंजू बालेचा। और मंजू बालेचा हर बार ये सोचता था कि अजय सिंह को अगर हटा दिया जाए, अजय सिंह की हत्या कर दी जाए तो ये एरिया अपने अधीन हो जाएगा। कहते हैं कि एक दिन अजय सिंह पर मंजू बालेचा ने आक्रमण किया और ये घायल हो गए और घायल होकर घर आए। घर आने के बाद अमीर ने देखा तो हमीर छोटा ही था, 12 साल का था उस समय, तो हमीर भी थोड़ा आग बबूला हुआ, जवान छोरो। जबकि अजय सिंह के दो पुत्र, जिसका नाम, एक का नाम मैंने बताया अजीम सिंह, क्या? अजीम सिंह, और एक का नाम बताया मैंने सुजान सिंह। अजीम सिंह और सुजान सिंह। और इनके भाई का नाम है अरी सिंह और इनके पिता का नाम है लक्ष्मण। और इस अरी सिंह का बेटा है अमीर। रिश्ते में ये तीनों भाई है। तीनों क्या है? भाई। अब क्या है कि अजीम सिंह अजय सिंह को घायल अवस्था में देखता है, अमीर भी देखता है। इस बात से वहां के जो छोटे मोटे जो वीर सरदार थे वो भी परेशान थे। बोला मंजू बालेचा को तो एड्डा लाना पड़ेगा, नहीं तो ये सांप नुकसान करेगा। अमीर बोले साहब आप चाचा, बोल चाचा मेरे पे विश्वास करो ना, मैं ले आऊं थान पकड़ के, कि मेरे पे विश्वास तो करके देखो, मंजू बालेचा को मैं पकड़ के लाता। बोले तू काल को जुआन है, काल को छोर है, तू किसो मंजू बालेचा को पकड़ेगा? तेरे वो एक थप्पड़ मारो, वो एक थप्पड़ को दंड को नहीं। बोले विश्वास करो, वो क्या करे ना, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, कहना ऐड आती है ना। तो इस अमीर ने कहा कि भाई पहले मुझे युद्ध के मैदान में जाने तो दो। बोलना, बोल चाचा जान दे। बोलना ना तन्ने एक लाइन को नहीं, तेरे पापा ने मेरे वचन दिए कि तेरे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। अब क्या करता है कि अमीर जिद करता है, तो अजय सिंह कहता तू चल ठीक तो चलियो तो जाओ, पर तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ है अजीम सिंह जाएगा। कौन जाएगा? अजीम सिंह। अब कहते हैं कि अजय सिंह ने अपने पुत्र अजीम सिंह को राणा अमीर को भेज दिया। अब कहते हैं कि जो आपसी उनका झगड़ा हुआ उसमें अजीम सिंह मारा गया, अजीम सिंह की मृत्यु हो गई। परंतु अमीर आग बबूला होकर के इस मंजू बालोचा का सिर काट करके भाले में टांग के ले आया। कौन है? मंजू बालेचा का सिर काटकर राणा हमीर भाले से लेकर घोड़े के ऊपर सवार भाले पर उसमें उसका सिर टांग के लेके आ रहा है। जनता देखती है कि मंजू बालेचा का सिर काट के ले आया राणा हमीर।
अब कहते हैं कि अजय सिंह के पास जब मांझू बालेचा का सिर लाया जाता है तो उसी मांझू बालेचा के रक्त से राणा हमीर को सामंत घोषित कर दिया जाता है और उसका राज तिलक कर दिया जाता है। यहां बना राणा अमीर एक सामंत। इसका जो राज तिलक किया था वो अजय सिंह ने इसी के खून से उसका क्या कर दिया, राज तिलक कर दिया। राणा हमीर बड़ा हो गया। अब उधर चित्तौड़ के ऊपर जो राज है, ध्यान रखिएगा अभी कहानी चलती है। चित्तौड़ मुगलों के, ये तुर्को सेना खिलजी वंश के पास चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी उस समय चित्तौड़ को जीत लेते हैं, वहां का प्रशासक मालदेव को बना देते हैं। किसको? मालदेव सोनगरा को बनाते हैं। ये बात हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। मालदेव सोनगरा को वहां का प्रशासक बनाते हैं और मालदेव सोनगरा का एक बेटा है बनवीर। बाद में जब मालदेव सोनगरा बूढ़े हो जाते हैं तो बनवीर वहां का प्रशासक है और बनवीर और इस राणा हमीर और मालदेव सोनगरा और बनवीर के बीच में आपसी मतभेद था। एक दिन कहते हैं कि मालदेव अपनी पुत्री का रिश्ता राणा हमीर के लिए भेजते हैं। राणा अमीर को मालदेव सोनगरा अपनी पुत्री का रिश्ता राणा हमीर के पास भेजते हैं और राणा हमीर का जब रिश्ता पूछते हैं तो वहां पे जो बैठी जनता थी या उनके जो सरदार थे उन्होंने कहा साहब आप ये रिश्ता स्वीकार मत करो क्योंकि वो तो हमारे पैतृक दुश्मन बने हुए, हमारे पैतृक चित्तौड़ पे कब्जा बनाए बैठे हैं। गोयल वंश के जो पैतृक चित्तौड़ था उसके ऊपर राज जमाए बैठे। साहब कोई ना कोई षड्यंत्र है, आप इससे शादी मत करिए। राणा हमीर ने एक बात कही, मुझे पता है कि मालदेव अपना दुश्मन है, पर कई बार इस दुश्मनी और षड्यंत्र और कठिन परिस्थितियों में भी कोई ना कोई भविष्य की नींव छुपी होगी। बड़ी गजब बात कही थी। ये कर्नल जेम्स रोड की बातें बता रहा हूं मैं, सारे के सारे ग्रंथ के आपको। मालदेव सोनगरा अपनी पुत्री का रिश्ता जब हमीर के लिए लेके आता है तो राणा हमीर एक बात कहते हैं कि निश्चित रूप से मालदेव अपना शत्रु है, मालदेव अपना दुश्मन है, परंतु इस दुश्मनी में, इस कठिन परिस्थिति में भविष्य की कोई निश्चित आशा रुकी होगी, कोई ना कोई बात छुपी होगी। और रिश्ता स्वीकार कर लिया। रिश्ता स्वीकार कर लिया ते ये तेलो चल्या। राणा हमीर बारात लेकर चित्तौड़ पहुंचे, पर सामंतों ने, सरदारों ने कहा कि सर साहब ये एक षड्यंत्र हो सकता है। तो बोले षड्यंत्र है, टेंशन ना लो। 500 बाराती तैयार किया गया। जो वीर योद्धा थे उन 500 बारातियों को यहां तैयार करके चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ में राणा हमीर आए तो वहां पे शादी विवाह को प्रोग्राम कौन दिखे, थोड़ा सा फिर आशंकित हुआ। अच्छा वो यार आप बारात लाया, कोई टेंट वेंट नहीं है, कोई बीच में कोई गाना बजाना नहीं है, कोई डीजे वीजे नहीं चल रहा। बड़ी अचंभे की बात है यार, मैं बाराती हूं, बारात लेके आया हूं, दूल्हा बन के आया हूं और यहां पे कोई गजा बजा ही नहीं है। दिल न थमे रखे, शायद चित्तौड़ बहुत बड़ा है, शायद अंदर कोई प्रोग्राम होगा। तो कहते हैं कि मालदेव के चित्तौड़ दुर्ग में जब ये राणा हमीर पहुंचे तो इनके 5 पुत्रों ने इनका स्वागत किया। एक को के करियो स्वागत, आओ जी राणा जी पधारो मारे चित्तौड़। अब कहते हैं कि 5वां उनको स्वागत करो, अंदर ले गया। अंदर देखा तो की कुनी कुल्लू गया को गीत अनुकूल शांत वातावरण। सोचो का कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, पर दिल ने फिर भी क्या करियो थम्या रखो। इसके बाद अगले पड़ाव में देखा तो बनवीर मिला, मंडप का नहीं लेके चलिया। बनवीर पायो, बनवीर स्वागत करे। सोचो यार तो कोई प्रोग्राम ही को नहीं, आप दुल्हन लेना आया और को टेंट वेंट खान पीने वाली कोई सुविधा खास की है ही को नहीं। अब बनवीर मालदेव सोनगरा उस लड़की को लेके आते हैं और लड़की को ला करके जब अमीर के जो पतका बंधा हुआ था शादी वाले जोड़े में, वो पतका उस दुल्हन के, उस लड़की के पल्लू से बांध दिया और उसके हाथ में हाथ दे दिया। ना कोई पुजारी, ना कोई अग्नि देवता, भू देवता स्वाहा करने वाला। बड़ी अचंभे की बात। और वो चक्को केवल आज से या थारी पल्लू बांध दो और हाथ में रख दियो हाथ। अमीर सोचो यार मैं तो फेरा लेना आए हो। अब बड़ी घटना, यानी सब भौचकित बातें।
राणा हमीर सोच सोच के परेशान, ये वो क्या रहा है यार, युद्ध की भी परिस्थिति नहीं है, लड़की भी है ना, यहाँ पे कोई गाना है ना कोई बजाना है ना, कोई चीज ही नहीं है, तो ये सब हो क्यों रहा है। सोचा चलो जो हो रहा है होता रहे। बाद में इनके राजपूत समाज में एक बात होती है कि दूल्हा और दुल्हन को एक अकेले कक्ष में छोड़ दिया जाता है। अब अकेले कक्ष में चले गए। अब इनके बाद जो युवती थी बारू है, इन राणा अमीर खुद परेशान, बोले बावड़ी वो क्यों रही है, क्या बात है इसी, मैं कोई बात नहीं, अपना फेरा वेरा को नहीं है, तो तू आज से मेरी मैं तेरो। पर वह रुकने को नाम को ले, तो रुक सोनू मोनू बाबू, तू रुक एक बार, बात के इसी बात बता, बात परिस्थिति के। राणा हमीर समझ गए थे कि क्या दूसरी शादी है, दूसरी शादी। अब तक आप नहीं समझे कि फेरा क्यों को नहीं हुआ, अब तक आप नहीं समझे कि शादी का प्रोग्राम क्यों नहीं रचा गया। राणा अमीर समझ गया था तेरे साथ क्यों हो गयो, धोखे हो गयो बावड़ा। राणा अमीर के साथ रियल में ही धोखा हुआ और शादी हुई। शादी के बाद उन मनान लाग्यो कि बावड़ी कोई बात नहीं, फिर उन बताई उन युवती का देख मेरी एक भाटी सरदार से मेरी बाण का साथ है, छोटी उम्र में ब्याह हो गई, जिस टाइम में छोटी सी थी, तीरी तीरी मतोरो कर बिल्कुल छोटी सी थी, न तो मैं बे को मुंह देखे और न बहन मैं जानू साहब बे तो बचपन में ही चला गया है। राणा अमीर बोले कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, है ना। राणा अमीर उसको कहता है तू टेंशन मत ले, है ना, बंदा भी जिंदा है। अब थोड़ी वो युवती बड़ी प्रसन्न हुई कि राणा अमीर ने तेरे को स्वीकार कर लिया, पर राणा अमीर के दिमाग में भी कुछ चल रहा था, वो भी थोड़ा आशंकित था। उस युवती ने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी घटना है जो आप परेशान हो सकता है आप शादी को लेकर परेशान हुए। तो राणा अमीर ने कहा कि नहीं, मैं शादी को लेकर परेशान नहीं हूं, मैं चित्तौड़ के दुर्ग को लेकर परेशान हूं। बोल महाराज मैं क्या कर सकूं, बा बताओ, आज से मैं थारा दुख मेरा दुख है, थारा लुगा यही बताओ मैं, है ना। तो महाराज कर के इसको, बोल देख मेरे को मेरा पैतृक चित्तौड़ चाहिए, क्योंकि मेरे गोहिलों ने, मेरे पूर्वजों का ये चित्तौड़ था और तेरे पापा के कब्जे में, मुझे ये चित्तौड़ चाहिए। तो बोलो महाराज मैं कर क्या सकते हो, आप ये बताइए मैं क्या करूं। बोल सुन, तो आज से मेरी, मैं आज से तेरो, दोनों का दुख दर्द एक दूसरे का है, मैं परेशान हो तो तू परेशान, तू परेशान तो मैं परेशान। बोल महाराज पक्का। तो न्यू करिए आपा जी के चालता बना नहीं, तो आपने एक समाज का भी एक रीति है कि लड़की दामाद लड़की के जरिए उसके पिता से, अपने ससुर से कुछ मांगेगा। तो न्यू करिए उगरे को जो उनको अधिकारी है, अब मालदेव को, सोनगरा को, जलधर ने मांग ले, तो बाकी मैं आप ही देख ली। राणा हमीर उस युवती के जरिए मालदेव सोनगरा से वो जलधर व्यक्ति मांग लेता है अधिकारी को, और जलधर उसको तुरंत दे दिया जाता कि आज से जलधर किसका हुआ, राणा अमीर का हुआ। अब राणा अमीर को जलधर दे दिया गया। राणा अमीर ने जलधर क्यों लिया, उस व्यक्ति को क्यों अपने पास रखा, ये बात आप शायद समझ नहीं पाए, क्योंकि उसको ही पता था कि इसके आंतरिक बातों की रेख देख रखने वाला, जानकारी रखने वाला कोई ना कोई विशेष आदमी चाहिए जो हमें चित्तौड़ दुर्ग तक वापिस पहुंचा सकता है। अब कहते हैं कि राणा हमीर के बाद में एक बेटा हुआ, काफी दिन बाद क्या हुआ, एक बेटा। अभी तक मैं आपको चित्तौड़ नहीं लेके चलूंगा, वास्तविक कहानी बता रहा हूं। इनके एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था क्षेत्र से। क्या नाम था, क्षेत्र से। राणा अमीर को एक बेटा हुआ। अब जो मालदेव की जो बेटी ही, बाप का पापा ने ऊंटे परवान जारी करावे, बोल पापा छोरो यो है और इनको जोड़ू लूत राणो है, तो पापा मैं कद आऊं। तो बेटा तेरो ही है चित्तौड़, तो कद भी आस के। ये सारा षड्यंत्र आवे अमीर रच रहे। कौन रच रहे, अमीर। अब उधर एक पुत्र हुआ राणा हमीर के, जिसका नाम क्षेत्र सिंह। क्या, क्षेत्र सिंह। अब बाई युवती
जो राजकुमारी थी, जो मालदेव की बेटी थी, मालदेव सोनगरा की, वो छेतर सिंह को जुड़ूलो तारण खातर ले आई, पर सक गए। जलधर ने भेजो, तू जा सके, क्योंकि जलधर को राणा हमीर ने अपनी ओर मिला लिया। अब जलधर को अपनी ओर मिला करके, क्योंकि वहां के आप पूरी सेना के में पूरी जानकारी दोगे। जैसे ही जलधर वहां पहुंचे तो जलधर ने देखा कि मालदेव सोनगरा अब चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है। मालदेव सोनगरा एक मदेरिया गांव, जो मेरों का गांव था, जो उदयपुर के गांव साइड की पड़ता है, मेरों का एक गांव था इसी के अंतर, चित्तौड़ के अंतर मदेरिया गांव के अंदर मेरों को दमन करने वे गया था। ये बात राणा हमीर को बता दिया कि साहब मालदेव नहीं है। मालदेव ने पीछे से चित्तौड़ पर कर दिया आक्रमण और चित्तौड़ को जीत लिया। अब चित्तौड़ हो गया किसका? राणा अमीर का। अब वह चित्तौड़ राणा अमीर का। अब ये दोनों बाबू बेटो भाग्या अनकाट दी उस कूट कूट के पूर पाड़े अनका। अब ये दोनों का दोनों भाग्या दिल्ली गया। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मैं बात बता रहा हूं 1326 की, 1326। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोले कि तू चित्तौड़ दिला मान, तू बदले में हमारे से जितो भी कर लेगो मैं कर देगा, तू मानने वापिस चित्तौड़ देगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के पास गए दोनों के दोनों बाबू बेटो, और प्रशासक मालदेव ने बनवीर को ही बना रखा था, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो चुका था। प्रशासक किसको बना रखा था? बनवीर को। दोनों बाबू बेटो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक से कहते हैं कि आप हमें चित्तौड़ जीतने में हमारा सहयोग करें, बदले में आप चित्तौड़ से जितना कर चाहोगे, जो कर चाहोगे आपको दिया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा लालची था, उसने सोचा यह मुर्गी ठीक है, एक छोटा सा युद्ध, एक छोटा सा सामंत ही तो है, अपनी सेना के सामने सामंत थोड़ी टिकेगा। अब कहते हैं कि राणा हमीर को यह पता चलता है कि वो दिल्ली चले गए और मोहम्मद बिन तुगलक सेना लेके आ रहा है, तो बंदो चित्तौड़ नहीं रुके, अपनी सेना लेकर चित्तौड़ से बांसवाड़ा की तरफ चल पड़ा। और बांसवाड़ा में एक स्थान है सिगोली। कौन सा स्थान? सिगोली स्थान पड़ता है। सिगोली स्थान के ऊपर दोनों सेनाओं की आमना सामना हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को राणा हमीर ने परास्त कर दिया। राणा हमीर वहां पे जीते और मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लियो और बंदी बना के चित्तौड़ ले आए। गुला जा गेल गेला घना दिन हुए तला पूर्वजा मन परेशान बहुत करें। अब तू बंदी बना के उन्हें जोड़िया गाल के गोड़ता का पीछे बांध के और दिल चित्तौड़ ले आते। अब चित्तौड़ ले आया, चित्तौड़ में उन्हें बंदी बनाए रखे। यहाँ करता करता 5-6 महीना हो गया। एक दिन राणा अमीर मिलने चल गए, देखा दिखा किसी के हाल विचार है उनको, न्यू कहो तो मैं दिल्ली को बादशाह हूं। जाके राणा अमीर देखियो तो मोहम्मद बिन तुगलक पगा पड़ गया था। अरे बोले मैं तेरी काली गाह हूं, मुंह में 3 को लियो, तू छोड़ के आई। बोले क्यों छोड़? अहिया कौन छोटा? थारा पूर्वज जो मारो रे सब माल लूट के ले गया ने 50 लाख रुपये दे, किता 50 लाख। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि 50 लाख रुपया दे, 50 लाख दे तो तने छोड़ू। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने संदेश भेजा दिल्ली का 50 लाख भेजो, जो छोड़ो गई डक्की। अब मोहम्मद बिन तुगलक 50 लाख रुपए देता है और राणा हमीर चित्तौड़ का वहां पे पैतृक राजा बन जाता है। और वहीं से शुरू होती है आपकी सिसोदिया शाखा या फिर राणा शाखा। कौन सी होती है? सिसोदिया या राणा शाखा। बीच में एक सिगोली का युद्ध हुआ, पूरी कहानी बताई कि मालदेव अरी सिंह इसके पापा की कहानी बताई और आपको मैंने अमीर की कहानी बताई। कोई डाउट है किसी? अब थोड़ा अपने को लिख लेना भी चाहिए कि जो राणा हमीर है, इसके बाद सिसोदा गांव वाले जो पैतृक गुहिल थे वही चित्तौड़ पे राज करने लग जाते हैं और इसके बाद गुहिलों की एक नई शाखा का उदय हो जाता है। और वो नई शाखा कौन सी है? राणा शाखा या फिर सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा ने यहां पे राज किया था। कहानी बुरी एक और भी एक, इसका गांव का नाम सिसोदा क्यों पड़ा होगा, लंबी चौड़ी कहानी है, आपको उससे लेना चुना नहीं है कि राहत ने जिस गांव को बसाया उस गांव का नाम सिसोदा क्यों पड़ा, इसके पीछे मत जाइएगा। इसके पीछे भी एक कहानी है, कर्नल जेम्स टोड बताते हैं इसके संदर्भ में भी। जो बातें मैंने बताई कर्नल जेम्स टोड के द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की बातें बताई। कर्नल जेम्स टोड ने इनके इतिहास को ऐसे वर्तांत किया है कि इस प्रकार से इनका इतिहास था। अब चित्तौड़ ना तो मालदेव के हाथ में है ना बनवीर के हाथ में, चित्तौड़ का पैतृक राजा बन गया राणा हमीर। अब शुरुआत हो जाती है राणा हमीर से
गुहिलों की राणा शाखा या सिसोदिया शाखा। करें शुरू, थोड़ा लिख लेना चाहिए अपने को। चलो अपन अब शुरुआत करते हैं। जो आपको ध्यान देना है, ये जो कहानी थी, ये कहानी सिर्फ आपको समझने हेतु थी, जबकि अब फैक्टों में बात करेंगे कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा। एडिंग डालेंगे राणा हमीर, राणा अमीर। इनके पिता का नाम, हमने इनके पिताश्री का नाम पढ़ा है, तो पिताश्री का नाम हरि सिंह है। अरे इनकी माता का नाम कौन नहीं जानता, वही माता उर्मिला है ना। उई माँ कर गई रे, अनजाने में मैं हाँ कर गई रे, वही उर्मिला है ना। हाँ कर गई थी भाई हरि सिंह से, और शादी हुई और हमीर जन्मे साहब, है ना। कौन जन्मे है? अमीर। दादा का नाम लक्ष्मण है ना। अब राणा हमीर पे दो विशेष बातें हैं। एक तो सिसोदिया या राणा, सिसोदिया या राणा शाखा के साम्राज्य के संस्थापक, साम्राज्य के संस्थापक कौन है ऐसा? राणा हमीर। राणा हमीर है, पर आप याद रखिए राणा शाखा और सिसोदिया शाखा के जो प्रवर्तक है वो राहा भी हैं। कौन है? राहा। ये बात याद रखिएगा। सिसोदिया या फिर राणा शाखा के संस्थापक वो राहा है, जिसने सिसोदा ग्राम बसाया था। तीसरी बात आपने ये पढ़ी कि राणा हमीर सिसोदा ग्राम के एक सामंत है। राणा हमीर किस गांव के? सिसोदा ग्राम के, सिसोदा ग्राम के सामंत थे। इसीलिए ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। इसी कारण ये सिसोदिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिसोदिया। ये बनवीर को हटा करके, मालदेव के पुत्र बनवीर को हटा करके चित्तौड़ अपने अधिकार में लेते हैं, और चित्तौड़ में एक शाखा रख देते हैं, वो है सिसोदिया शाखा, और पुनः अपने पैतृक चित्तौड़ को प्राप्त कर लेते हैं। पुनः अपने पैतृक चित्तौड़ को प्राप्त करते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं राणा हमीर की कुछ उपाधियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी राणा हमीर की उपाधियां थी। एक इन्हें कहा विषम घाटी का पंचानन। विषम घाटी का मतलब होता है विषम परिस्थिति, घाटी का मतलब युद्ध होता है। विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति में ये पंचानन, 5 आनन हैं, जिसके मुख्य आनन का अर्थ होता है शेर। जैसे आपको पता होगा शेर को पंचानन कहा जाता है। इंसान को 4 इंद्रियां मानी गई मुख्यतः। क्या? 4। जैसे रावण को 10 आनन कहा गया है, यानी व्यक्ति की जो इंद्रियां जितनी एक्टिवेट होती हैं। मस्तिष्क में 4 प्रकार के आनन बताए गए। इसी प्रकार एक शेर जो होता है उसे पंचानन, शेर आगे से भी, शेर पीछे से भी, शेर ऊपर से भी देख सकता है। ऐसी ही परिस्थिति राणा हमीर के साथ थी। उसने एक बात कही थी ना, आपको पता था कि कहीं ना कहीं संकट की परिस्थिति में भविष्य की कहीं ना कहीं कोई आस की झलक झलकी होगी। ये बात राणा हमीर जानते थे, और ऐसा ही हुआ। चाहे भले उसका शादी जो हुई किसी विधवा से हुई होगी, ये बात तो हमने पढ़ी। अब इसके बाद जो बात आती है इनकी उपाधियां। विषम घाटी का पंचानन, विषम घाटी का पंचानन। पंचानन का मतलब होता है 5 है आनन, जिसके उसको कहते हैं आनन। विषम घाटी का पंचानन। और ये जो विषम घाटी का पंचानन जो बात कही गई है, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखी गई है। किसमें?
कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसका जो उल्लेख मिलता है, ऐसा क्या हुआ था, महाराणा कुंभा ने जब कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई, पहले तो खुद के बारे में लिखवाने का सोचा, फिर सोचे यार ना आपने बड़का के बारे में लिखा होगा, और कईयों कभी मारा दाद का पड़दाद का जितना है ना राणा हमीर में उनकी बदौलत। और महाराणा कुंभा ने अपने पूर्वजों की बातें उसके अंदर लिखवाई और लिखवाया विषम घाटी का पंचानन। मारो जो पूर्वज दादो परदादो सरदादो या कर दो वो राणा हमीर उनके बारे में लिखवाई महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 उल्लेख मिलता है इसका कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और पीछे की क्लास में हमने कुंभलगढ़ प्रशस्ति को अच्छे से पढ़ा था कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति यहाँ पे कुमश्याम मंदिर मामादेव के कुंड के पास मिली, वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में, और इसे अत्रि ने लिखना शुरू किया था, महेश ने इसको पूर्ण किया था। डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा मानते हैं कि महेश ने लिखा था, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है विषम घाटी का पंचानन। एक इसे वीर राजा कहा गया, वीर राजा। वीर राजा की उपाधि भी महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रसिक प्रिया, एक उनका टीका ग्रंथ था। महाराणा कुंभा ने जयदेव कृत गीत गोविंद पर आधारित, मैंने क्या बोला है, महाराणा कुंभा ने जयदेव कृत गीत गोविंद पर आधारित एक टीका ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रसिक प्रिया। और उसी रसिक प्रिया के अंदर इसे राणा हमीर को वीर राजा कहा गया है। किस कृति में इसका उल्लेख किस में मिलता है, महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा की कृति रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया में इसका उल्लेख मिलता है। और रसिक प्रिया जो कृति महाराणा कुंभा ने लिखी थी वो जयदेव कृत गीत गोविंद पर आधारित थे। संगीत रत्नाकर है ना, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा सूड, संगीत सुधा सूड परबंध, सुधा परबंध, काम राज रति सारोहरी वर्तिका महाराणा कुंभा की करती हैं। चंडी तक उनका टीका ग्रंथ है, रसिक प्रिया उनका टीका ग्रंथ है ना। संगीत रत्नाकर उनका वृद्ध और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, संगीत रत्नाकर। तो रसिक प्रिया के अंदर इसे क्या कहा गया, वीर राजा को। अब आपने ये देखा कि मेवाड़ को वापिस हासिल किया, मेवाड़ के जनता को वापिस चित्तौड़ दिलाया, मेवाड़ के पूर्वजों ने जो मेवाड़ उनसे छीना गया था चित्तौड़, उसको वापिस लिया किसने, राणा हमीर ने। इसीलिए कहा जाता है इसे मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा गया, तो राणा हमीर को। अब इस बात से कर्नल जेम्स टोड भी नहीं चूके, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताने के राजाओं की बड़ी प्रशंसा की है, बड़ी प्रशंसा की है इसने। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में अपने समय के एक महान शासक रहे हैं राणा हमीर, यानी परबल हिंदू कह सकते हैं। एक उपाधि या तो सोड में लिखेगा तो परबल हिंदू, परबल है हिंदू, या फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा अपने समय का, अपने समय का महान हिंदू शासक, हिंदू शासक। राणा हमीर को ये किसने कही उपमा दी है, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। ये बात याद रखिएगा, परबल हिंदू कह सकते हैं या अपने समय का महान हिंदू शासक कह सकते हैं। ये बात कर्नल जेम्स टोड ने इसे राणा हमीर के बारे में कही, राणा हमीर के बारे में कही। अभी एक बात मैं और दोबारा से बताऊं, आपने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी अजय से, क्या पढ़े थे, अजय सिंह। और अजय सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम अजीम सिंह था और एक का नाम सुजान था। अजीम सिंह उसे मांजू बालेचा के साथ वापस उसको लाने के लिए गए थे, पकड़ने के लिए गए तो वहां पे मारे गए थे। परंतु सुजान उस समय जब राणा हमीर आते हैं
और राणा हमीर का अजय सिंह जब उस मंजू बालाचा के रथ से उसका राज तिलक कर देता है तो नाराज होकर महाराष्ट्र चला जाता है। कहां चला गया? अजय सिंह का बेटा महाराष्ट्र चला गया। महाराष्ट्र में काम वाम किया होगा। कहते हैं कि इसी सुजान कि 19वीं पीढ़ी का एक शासक हुआ जिसका नाम शिवाजी था। शिवाजी भी मेवाड़ वाले शासकों के मेवाड़ वाले शासक उनके वंशज रहे। ये छत्रपति शिवाजी तो बार बार कहते थे कि हमारे जो वंशज हैं वो गोइल है मेवाड़ वाले। छत्रपति शिवाजी जो पढ़ते हैं वो इन्हीं गुहिलों के वंशज हैं, इन्हीं सिसोदियों के वंशज हैं। क्योंकि सुजान के बाद जो 19वीं पीढ़ी आई महाराष्ट्र में, कौन सी 19वीं पीढ़ी में एक शासक होता है महाराष्ट्र का जिसका नाम है शिवाजी, और शिवाजी भी गुहिल शासकों के ही वंशज थे। तो जिस हम छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं वो भी अपने मेवाड़ से था, सुजान का ही वंशज है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट बात करें यहां पे तो सिगोली का युद्ध आता है। और आपको मैंने एक बात बताई कि बनवीर को हटा करके वापिस चित्तौड़ पैतृक प्राप्त करता है। ये बात हमने पिछली क्लास में भी लिखवा दी थी, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक युद्ध होता है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? सिंगोली का युद्ध हुआ साहब। और सिंगोली पड़ती है बांसवाड़ा में। कहां पड़ती है? बांसवाड़ा। और यह युद्ध हुआ 1326 ईस्वी को। कई जगह इस युद्ध के बारे में 1336 का भी उल्लेख दिया गया है, परंतु ज्यादातर 1326 इसलिए ज्यादा प्रमाणित है क्योंकि 1326 में चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लेता राणा अमीर और बनवीर को वहां से भगा देता है। उसी दौरान यह युद्ध हुआ होगा, तो शायद 1326 यहाँ पे बिल्कुल प्रमाणित तिथि मानी जाए। और सिगोली के युद्ध में किस किस के बीच होता है? किस किस के बीच हुआ सिगोली का युद्ध? अभी हम पढ़े कि राणा हमीर, एक तो राणा हमीर है और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के उस समय शासक। और आप ये भी जानते होंगे कि सतलत काल के अंदर तुगलक वंश ने सर्वाधिक राज किया है। सतलत काल जब आप पढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक वाला तुगलक जो वंश था, आपको पता है खिलजी के बाद तुगलक वंश ही है सतलत काल में। और इसके यहां पे हार होती है और मैंने कहा इसको बंदी बना लिया जाता, बदले में इसको छोड़ा जाता है। ना घिस घिस के छोड़े साहब। 3 तलाक करी, मुंह में 3 को लेके साहब बोले मैं थारी काली गाह हूं थे, माने छोड़ दो। बोल ना ना ना, पहले कह दे पीछा दे, क्योंकि थारला खूब लूट लूट के लेके गया, वो वापी चुका सारो ब्याज समेत। मूल भी कौन छोड़ा, ब्याज भी कौन छोड़ा। अब मोहम्मद बिन तुगलक वाली बात याद रखिए। इसके बाद कहते हैं ईडर वाला क्षेत्र जो था, ईडर गुजरात के एरिया में पड़ता है। जब राणा हमीर चित्तौड़ के शासक बनते हैं तो ईडर वाला एरिया भी जीत लेते हैं। जिलवाड़ा का एरिया पड़ता था, जिलवाड़ा के एरिया को भी जीत लेते हैं और चित्तौड़ साम्राज्य को विस्तृत वापस कर देते हैं। यानी चित्तौड़ को विस्तृत व्यापक रूप जो दिया है, इसके साम्राज्य को विशाल रूप जो प्रदान करने का गोहिल वंश में अगर किसी ने किया है तो वो हो गया आपका राणा हमीर। क्योंकि राणा जो कहलाए थे, क्योंकि सिसोदा गांव के जो सामंत थे वो राणा ही कहलाते थे, उनकी उपाधियां रही थी राणा। सिसोदा ग्राम के जो सामंत थे उनको उपाधि दी जाती थी राणा, और यही राणा आगे चले यहाँ के बने शासक। तो हो जाती है राणा शाखा, सिसोदा ग्राम के थे हो गए सिसोदिया शासक। बाद जो राजा बने वो क्षेत्र सिंह और फिर खेता। क्षेत्र सिंह या फिर खेता, खेतों कया करता लोग, जबकि मूल नाम क्या था? क्षेत्र सिंह। आप देखो क्षेत्र सिंह जब राजा बने तो उस समय मालवा जो था, मालवा का दिलावर खां हुआ करता, दिलावर खां गोरी, और मालवा के शासक दिलावर खां के साथ इनका संघर्ष हुआ
और छेतर सिंह के काल में ही मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू हुआ था। मेवाड़ के शासक छेतर सिंह और मालवा के शासक, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया पड़ता था मालवा, जब राजस्थान के मध्य प्रदेश वाले आप एरिया की बात करते हैं, राजस्थान के मध्य प्रदेश के यानी राजस्थान के दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व में पड़ता है मालवा, मध्य प्रदेश वाला, उसका एक शासक था जिसका नाम दिलावर खां था। क्या था? दिलावर खां। दिलावर खां के साथ युद्ध होता है और दिलावर खां के साथ युद्ध के कारण यहां पे मालवा और मेवाड़ के शासकों का आपसी संघर्ष शुरू हो जाए। प्रश्न अच्छा बन सकता है कि मेवाड़ और मालवा संघर्ष का सूत्रपात किसने किया? किसने? छेतर सिंह। तो यहां से शुरू करते हैं। एक प्रश्न है कि मालवा व मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात, संघर्ष का सूत्रपात किया तो किसने? छेतर सिंह। अब यहां पे छेतर सिंह जो था उस समय मालवा का जो शासक है, मालवा का शासक है, कौन था उस समय मालवा का शासक? कौन था? या तो उत्तर है छेतर सिंह ही होगा, और मालवा का शासक है दिलावर खां। दिलावर खां कि उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो फिरोज शाह तुगलक था। इनके समकालीन दिल्ली का शासक, समकालीन दिल्ली का शासक वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो दो बातें हुई। छेतर सिंह उर्फ खीता के समय मालवा मेवाड़ का संघर्ष का सूत्रपात होता है। उस समय दिल्ली का जो शासक था, समकालीन दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कहते हैं कि छेतर सिंह का बूंदी के अंदर जो चौहान वंश में हाड़ा, चौहान है, चौहानों का ही राज रहा है बूंदी में। बूंदी में किस वंश का राज रहा है? चौहानों का। और चौहानों की कौन सी शाखा थी? कौन सी? आड़ा शाखा। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाता कि चौहान में या बूंदी में किस राजवंश का राज था, तो चौहान वंश का ही था। हाड़ा तो क्या उनकी शाखा है, कभी हाड़ा नहीं करना है भूल के भी। आड़ा तो उनकी क्या थी? शाखा थी। चौहानों ने राज किया। एक आड़ा शाखा के चौहान में एक रहा लाल सिंह हाड़ा। कौन है? लाल सिंह हाड़ा। दुर्भाग्य से लाल सिंह हाड़ा के साथ इनका एक छोटा सा युद्ध होता है और छेतर सिंह उस युद्ध में मारे जाते हैं। लाल सिंह हाड़ा के साथ जो बूंदी के हैं, हाड़ा शाखा के एक शासक हैं लाल सिंह हाड़ा, और लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए छेतर सिंह मारे जाते हैं। उस समय कहते हैं कि एक सामंत की एक लड़की थी जिसके साथ इनका शादी होना था, और दुर्भाग्य से शादी भी नहीं हुई थी। परंतु उससे पहले जो इसकी शादी हुई थी उसके साथ एक दासी दी थी जिसका नाम खातिन था, और खातिन ने दो बेटों को जन्म दिया था जिनका नाम चाचा और मेरा था। यही चाचा मेरा आगे एक मुगल के इतिहास में बड़ा परेशान करेंगे साहब। यहां पे समकालीन मैंने बताया दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक है। और एक बात हम और पढ़े कि इस छेतर सिंह की जो हत्या हुई है बूंदी के लाल सिंह हाड़ा, बूंदी के लाल सिंह हाड़ा से लड़ते छेतर से वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए यानी लड़ते लड़ते मारे गए। किसके साथ था युद्ध हुआ इनका? लाल सिंह हाड़ा के साथ हुआ। अब देखो छेतर सिंह की बात कर रहे हैं दोबारा से। अब छेतर सिंह का जो बेटा है, इनका जो पुत्र है, उस पुत्र का नाम है लाखा या फिर लक्ष्य।
इस छित्तर सिंह का पुत्र का नाम है लाखा या फिर लख सिंह। ऐसा लाखा या लख सिंह छित्तर सिंह के बेटे हैं। इस छित्तर सिंह की एक दासी थी और उस दासी का नाम खातिन है। और इस खातिन के दो पुत्र थे, एक का नाम चाचा है और एक का नाम मेरा है। और चाचा और मेरा रिश्ते में लख सिंह के भाई हैं। हुए कि नहीं हुए भाई? भाई आज की दासी दी ही दासी का भी दो टाबर हा छित्तर सिंह का ही वह था चाचा और मेरा। चाचा और मेरा इसी छित्तर सिंह के बेटे हैं और लख सिंह लाखा भी इसी छित्तर सिंह का बेटा है। अब राजा बनता है लाखा और लाखा के बाद जो राजा बनता है वो मुक्कल। इनका पुत्र होएगा मुक्कल। और इनके एक पुत्र और है जो बड़ा पुत्र था। इसके जो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम कुंवर चुंडा है। कुंवर है चुंडा। जिसका मूल नाम रामकुमार था। मूल नाम क्या था? रामकुमार। इसी के पुत्र ऐसा। अब बात करें इसके पुत्र, और इनका एक पुत्र था दूसरा जिसका नाम था मुक्कल। अब बात कर